दोस्तों, ये कहानी है 3 ऐसे सैनिकों की जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी अपने देश के लिए लगा दी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो इज्जत और वो शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। लेकिन एक दिन उनके हाथ लग जाता है एक खजाने का नक्शा, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी शुरू होती है। सभी अमेरिका सैनिक आज बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने इराक के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये जंग भले ही लंबे अरसे के बाद जीती है और कुवैत को भी आज़ाद करा लिया है। इसी खुशी में सारे सोल्जर एंजॉय कर रहे हैं कि तभी वहां उनका ऑफिसर जिसका नाम एल्गे है वो आता है और सभी को डांटता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिकन सैनिकों ने कुछ इराकी लोगों को पकड़ लिया और वो उनकी तलाशी ले रहे हैं। तभी एक सोल्जर को उसी आदमी के पास एक नक्शा मिलता है, जिसे लेकर वो अपने ट्रांसलेटर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि ये किसी बंकर का नक्शा हो सकता है। जिस तरीके से इस आदमी ने इसे छुपा रखा है, ये जरूर बहुत ही खास किस्म का नक्शा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कर्नल हॉर्न मेजर आर्चीव को काफी खरी खोटी सुना क्योंकि वो अपने काम को सही से पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनका काम था कि रिपोर्टर एड्रियाना को न्यूज देना, जो कि वो नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उस नक्शे को लेकर बाल्लो अपने हेड एल्गे के पास जाता है, जहां वो और उसका साथी कॉनवे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये किस चीज का मैप हो सकता है। तभी वहां मेजर आर्चीव आते हैं और जो उन्हें कहते हैं कि जिस चीज को तुम लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो असल में काफी दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें बता दूं कि ये नक्शा सद्दाम हुसैन के खजाने का है, जो कि एक बंकर में रखा है जहां पर अरबों डॉलर का गोल्ड और डायमंड हो सकता है, जो कुवैत से चुराया गया था। वो कहते हैं कि आज तक हमें सेना ने ज्यादा कुछ नहीं दिया, मैं तो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग अभी काफी दिनों तक यहाँ रहने वाले हो। मेरी बात मानो तो हम चारों को इस बात को अपने अंदर ही रखना चाहिए और कल सुबह जाकर इस बंकर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब हमें कोई भी इराकी सैनिक रोक नहीं सकता। हमारा इस देश पर कंट्रोल है। खजाने के मिलने के बाद हम चारों बराबर हिस्से में उसे बांट लेंगे। अब सभी लोग मान जाते हैं और फिर अगले दिन निकल जाते हैं खजाने की खोज में। लेकिन क्या उन्हें वो मिल जाएगा? और अगर मिल गया तो आखिर वहाँ कितना गोल्ड हो सकता है? ये चारों एक कबाला नाम के गांव में पहुंचते हैं, जहां पर ये बड़ी सी हवेली थी जिसके दीवारों पर सद्दाम हुसैन की फोटोज लगी हुई थी। वो लोग कॉनवे को बाहर खड़े रहने को कहते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ इराकी लोग आ जाते हैं जो उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वो उनसे कुछ खाने को मांगते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसे तैसे बचकर अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें चारों तरफ बस इराकी सैनिक मिलते हैं, जिन्हें वो बंदूक दिखाते हुए नक्शे के बारे में पूछते हैं, पर वो इनका कोई भी जवाब नहीं देते। लेकिन तभी कर्नल हॉर्न एक के ऊपर बंदूक तान देते हैं। अब वो बंदूक चलाने वाला ही होता है। तभी वहां पर एक दूसरा बंदा कह देता है कि ये गोल्ड यहाँ नहीं बल्कि दूसरे बंकर में मौजूद है। इसी दौरान बाहर एक दूध का टैंकर आता है, जिसे इराकी सैनिक जानबूझकर उड़ा देते हैं, जिससे कि सारा दूध वहां पर बह जाता है और बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी वहां के लोग उस दूध को इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि वो कई दिनों से भूखे थे। और तभी अंदर इस हलचल की आवाज पहुंच जाती है, तो वो तीनों फौरन बाहर आते हैं और वहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी। इस जंग की वजह से यहाँ के लोग बर्बाद हो चुके थे। अब ये सिचुएशन जैसे तैसे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि इन्हें वो सोना यहाँ नहीं मिला। तब बालो मेजर आर्चीव से पूछता है कि आखिर वो सब क्या हो रहा था। वो उन सभी को बताते हैं कि इराकी आर्मी हमें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो मारे जाएंगे। हमारी सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी किसी पर फायरिंग नहीं करेगा। अब वो उसे बताते हैं कि लेकिन उनकी वजह से कई मासूम लोग मर रहे हैं। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश की, जिन्होंने इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन के खिलाफ भड़काया है ताकि वो उनके खिलाफ हो जाए। और अब जब वो उनके खिलाफ हो गए तो अमेरिका ने उन्हीं लोगों के साथ छोड़ दिया। एक तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद वो उस गोल्ड के बंकर के बारे में पूछता है, तो बताते हैं कि मैंने आते हुए कुछ कुएं देखे हैं जिसके आसपास कई सारे इराकी फौजी खड़े थे। जहां तक मुझे लगता है कि शायद उसी कुएं में ऐसा कोई बंकर है जो सद्दाम हुसैन ने बनवाया हो और उसी में सारा गोल्ड छुपा हो। अब वो तीनों मेजर से पूछते हैं कि क्या हम वहां वापस नहीं जा सकते, क्या हमें वो गोल्ड नहीं मिलेगा? तो वो समझाते हैं कि जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, सही समय के लिए। वहीं दूसरी ओर हम रिपोर्टर एड्रियाना को देखते हैं, जो वॉल्टर के साथ कुछ ऐसी जगहों पर जा रही थी जहाँ कई सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ ऐसा खास नहीं मिलता जिसे वो न्यूज पर चला सके। इसलिए वो वॉल्टर से कहती है कि तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ पर मेजर आर्चीव गए थे। पहले तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, लेकिन बाद में वो उसकी कार लेकर भागने लगती है और तब प्रेशर में आने की वजह से वो उसे कबाला गांव की ओर ले जाने लगता है। अब इसी दौरान हम उन चारों को दोबारा देखते, लेकिन इस बार इन्होंने उस कुएं के पास खड़े हुए इराकी सैनिक को बंदी बना लिया था।
और फिर उस कुएं में बनी सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं, जहां उन्हें एक गेट मिलता है जिसे खोलने पर उन्हें अंदर बहुत से इराकी आर्मी सोल्जर मिलते हैं जो बड़े ही आराम से काफी महंगी महंगी चीजों का आनंद ले रहे थे जो कि कुवैत से चुराई गई थी या फिर छीन कर लाई गई थी। वहां पे काफी सारे कंप्यूटर्स थे जिन्हें आज तक कभी खोला तक नहीं गया, बहुत सारी महंगी कारें थी। लेकिन तभी मेजर आर्चीव की नजर एक अंडरग्राउंड डोर पर पड़ती है जिसे वो खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सैनिक मना कर देता है। तब वो उसे कहते हैं कि ये सारी कीमती चीजें कुवैत की है और अब हम इन सारी चीजों को वापस उन्हें देने के लिए जा रहे हैं। तब वो मान जाता है और फिर उन्हें अंदर ले जाता है जहां पर तकरीबन 20 से 25 बैग थे जिन्हें खोलने पर उनके अंदर अरबों डॉलर के पैसे थे। कुछ बहुत ही महंगी वॉचेस थी और आखिर कुछ बैग्स थे जो कुवैती गोल्ड से भरे हुए थे जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर में थी। सारे सामानों को देखकर इन तीनों की हालत टाइट हो जाती है और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी यहाँ छुपा हो सकता है इस रेगिस्तान में। इसके बाद वो एक एक करके सभी चीजों को दूसरे बैग में भरना शुरू करते हैं। तभी बार्लो मेजर से कहता है कि हमें इस गोल्ड को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए एक ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मैं एक ट्रक लेकर आता हूँ। अब वो फौरन ऊपर जाता है और वहाँ कॉनवे से कहता है कि सब कुछ ठीक है ना, तो वो कहता है कि हाँ। अब उनके पास ट्रक भी था और सोना भी था, तो वो सोने को भरना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ कुछ इराकी सोल्जर को देखते हैं जो एक सिविलियन को पकड़ लेते हैं और वो लड़की अमेरिकन सोल्जर से मदद मांगती है कि हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले जाओ वरना ये लोग हमें मार देंगे। लेकिन ये लोग जाने लगते हैं और तभी वो इराकी सोल्जर सभी के सामने उस लड़की को गोली मार देता है। अब ये देखकर मेजर का दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये उसके सामने गलत हुआ था, इसलिए वो सोल्जर पर चिल्लाता है और सभी मासूम लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, जिसे देखकर बार्लो कहता है कि सर ये हमारा मैटर नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ बहस होना शुरू हो जाती है और उसी समय मेजर के ऊपर वो सोल्जर गोली चला देता है जिसके बदले में ये भी उसे मार देते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है जिसमें सारे इराकी सोल्जर को ये मार गिराते हैं और जो सिविलियन बचते हैं उन्हें अपनी ट्रक में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि इन्हें किसी सेफ जगह ले जाकर छोड़ देंगे। अब सभी मेजर की हरकत से खुश नहीं थे क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। अमेरिका ने साफ साफ बोला है कि वो अब किसी भी इराकी सोल्जर पर हमला नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद वहां इराकी सेना का मेजर आता है और वो अपने लोगों को मरा हुआ देखकर पागल हो जाता है और कहता है कि अमेरिका ने हमारी शर्त तोड़ दी है, अब हमें भी हमला करना होगा। तो वो कुछ आंसू गैस के गोले आसमान में छोड़ता है जो जाकर सीधा इन लोगों की वैन के ऊपर फटते हैं, जिससे कि वहां की हवा में गैस फैल जाती है और सभी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब बार्लो अपना मांस ढूंढने लगता है लेकिन तभी कॉनवे देखता है कि सामने कुछ लैंड माइन बिछी हुई है, इसलिए वो सभी सिविलियन को लेकर ट्रक से कूद जाता है। लेकिन कुछ ना दिखने की वजह से बार्लो कूद नहीं पाता और तभी एक धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में किसी को कोई चोट नहीं आती, सभी सही सलामत थे। तभी उसकी नजर दो बच्चों पर जाती है जो पास में ही लगे हुए माइंस के पास जा रहे थे। वो फौरन जाकर उन्हें बचाता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ इराकी सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने गैस मास्क लगाए हुए थे। अब वो बार्लो को बंदी बना लेते हैं और उसे अगवा करके यहाँ से ले जाते हैं। इधर दूसरी ओर कुछ लोग पास में ही बनी एक गुफा के बाहर निकलते हैं और इन सारे लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और साथ में उन सारे गोल्ड्स को भी। अब नीचे गुफा में जाने के बाद कॉनवे आर्चीव से कहता है कि वो लोग बार्लो को ले गए, अब हम क्या करेंगे। तो वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं हमें थोड़ा सब्र रखना होगा, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तो वो कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तब मेजर उसे समझाते हैं कि अगर मैं उन सिविलियन को नहीं बचाता तो वो लोग उसे वहीं मार देते। वहीं दूसरी ओर हम बार्लो को देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने एक बंकर में बंद कर रखा था, लेकिन वहां उसे कुछ सैटेलाइट फोन मिलते हैं जिसमें से एक काम कर रहा था। अब वो फौरन अपने कैंप में कॉल लगाता है, लेकिन कॉल कोई उठाता नहीं, तो वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि कर्नल हॉर्न को बता दो कि मैं कबाला गांव में फंसा हुआ हूँ, वो आकर जल्दी से मुझे बचा ले। और इतना बोलते ही फोन कट जाता है। उधर दूसरी तरफ कैंप में सबको पता चल गया था कि मेजर और उसके साथ कुछ लोग कबाला गांव में गए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अभी वो किस हालत में है। लेकिन तभी एक सैनिक आकर उन्हें सारी कहानी बताता है कि उन्हें एक मैप मिला था जिसे लेकर वो लोग गए हैं। तो सार्जेंट कहते हैं कि जरूर ये उनका कोई पर्सनल मिशन होगा, तुम अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जाओ। उधर मेजर और रेबल ग्रुप के हेड के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों आपस में डील करते हैं कि हम अपने गोल्ड को आधा आधा बांट लेंगे और फिर तुम्हारा दोस्त बार्लो को भी ढूंढने में मदद करेंगे। वो उन्हें कुछ हथियार भी देता है और बताता है कि जरूर उसे इराक आर्मी ने ओसिस बंकर में छुपा कर रखा होगा, हमें वहीं चलना चाहिए। इधर बार्लो की हालत ठीक नहीं थी, इराकी सैनिक उसे लगातार दर्द दे रहे थे क्योंकि उसे अमेरिकन से सख्त नफरत थी। अमेरिका की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था, इसलिए उसे और तकलीफ देता है। वहाँ मेजर और रेबल अपने लोगों को लेकर बाहर आ जाते हैं और उस बंकर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच में उनका सामना कुछ रेबल ग्रुप से होता है जिनकी आपस में दोस्ती होती है, इसलिए वो इन्हें एक दूसरे बंकर में ले जाते हैं जहां पर सद्दाम हुसैन की वो आलीशान घड़ियां रखी हुई थी जो उसने कुवैत से चुराई थी। अब मेजर उसे कहता है कि हमें इनमें से कुछ घड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम हमें दे सकते हो।
अब वो मान जाता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ पैसे देने होंगे। तो वो गोल्ड के 6 बैग्स उसे दे देता है और फिर उन घड़ियों को लेकर ओसिस बंकर की ओर बढ़ने लगता है। बीच में रुककर वो लोग बचे हुए गोल्ड को रेगिस्तान के नीचे दबा देते हैं, क्योंकि वहां इसे ले जाना सेफ नहीं है, और वापस आते हुए फिर वो उस गोल्ड को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद रेबल ओसिस बंकर का नक्शा जमीन पर बनाता है और उसे बताता है कि कैसे वो लोग उसके अंदर जाएंगे, लेकिन वहाँ काफी सारे इराकी सैनिक हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। पर उनकी एक कमजोरी है, वो सद्दाम हुसैन से बहुत डरते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, हम उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओसिस बंकर के बाहर एक आदमी आकर उस गार्ड को बताता है कि सद्दाम हुसैन यहाँ पर आने वाले, क्योंकि वो यहाँ के गार्ड से ज्यादा खुश नहीं है और आज वो सभी की क्लास लेने वाले। अब वो गार्ड्स अपनी नजर घुमाते हैं तो वहां दूर से एक गाड़ियों का काफिला आ रहा था, सेम वैसे ही जैसे सद्दाम हुसैन आते हैं। उसे देखते ही सब चिल्लाने लगते हैं कि सद्दाम हुसैन वापस आ रहे हैं, भागो यहाँ से। अब वो फौरन अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो काफिला आकर वहां रुकता है, लेकिन उसमें मेजर आर्चीव और सारे रेबल के लोग मौजूद थे, जो सीधा बंकर के अंदर घुस जाते हैं और बचे हुए गार्ड्स को मारने लगते हैं। यहाँ पर मेजर को कुछ लोग भी मिलते हैं जिन्हें आर्मी ने बंदी बनाया हुआ था। वो उन सभी को आजाद कर देते हैं और वहीं बंकर के बाहर कॉनवे और उसके साथियों पर लगातार गोलियां चल रही थी। इधर मेजर उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां बालों को रखा गया था। अब वहां उन्हें इराक आर्मी का कैप्टन भी मिलता है, जिसके पैरों पर वो गोली मारते और फिर अपने साथी को लेकर बाहर आ जाते हैं। वो उसे जान से नहीं मारते। बाहर आने पर बालो काफी खुश था। वो सबसे पहले कॉनवे के बारे में पूछता, तो मेजर कहते हैं कि तुम ऐसे खुले में मत घूमो, अभी भी कई लोग आसपास छुपे हुए हैं। उसी समय कॉनवे जो कि छुपा हुआ था वो बाहर आता और बालो की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक इराकी सैनिक उस पर गोली चला देता है। हालांकि वो लोग उसे मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉनवे की हालत गंभीर हो चुकी थी। सभी उसके पास भागते हुए जाते हैं, लेकिन अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो उसकी ऐसी हालत देखकर बालो चीफ को आवाज लगाता है, लेकिन तभी एक छुपा हुआ सिपाही उस पर भी गोली मार देता है। अब मेजर उसे भी मार गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अमेरिकन सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। अब बालो तो बच जाता है, लेकिन कॉनवे की वही मौत हो जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिसके बाद मेजर वॉल्टर से कांटेक्ट करता है, जो कि रिपोर्टर एड्रियाना के साथ। उसे कहता है कि तुम जाकर मेरे ड्राइवर से मिलो और उसे कहना कि 4 ट्रक लेकर मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाए, और उसके बदले में मैं उसे $1 लाख दूंगा। अब वो मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहां पर इन्होंने वो गोल्ड दफनाया था। वहां जाकर वो सभी रेबल लोगों को 1-1 गोल्ड दे देते हैं और कहते हैं कि ये गोल्ड आपका है। फिर मेजर रेबल से कहता है कि हमारा अगला कदम होगा आप लोगों को इराक का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान भेजना। तभी वहां 4 ट्रक आ जाती है, जिसके साथ रिपोर्टर एड्रियाना भी थी। अब सभी लोग ईरान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। उस आर्मी सोल्जर को वहां के सैनिक कुछ नहीं कहते और इन सारे लोगों को उस पार जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कर्नल हॉर्न अपने चॉपर से पहुंच जाते हैं और सभी को रोक देते हैं और साथ में मेजर और उसके साथियों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। जो भी इराकी सिविलियन थे उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ के रूल तोड़े थे जो कि इनकी सरकारों ने बनाए थे। अब एड्रियाना कहती है कि आप इन लोगों को उस पार जाने क्यों नहीं दे रहे, इससे उनकी जान बच सकती है। लेकिन सार्जेंट किसी की बात मानने को राजी नहीं था। तभी उसी समय मेजर बालो की तरफ देखकर इशारा करता है और फिर कर्नल से कहता है कि हमारे पास सद्दाम हुसैन का वो गोल्ड है जो उसने कुवैत से चुराया है। अगर आप लोग इन्हें जाने दो तो हम वो सब कुछ आपको सौंप देंगे। थोड़ी देर बाद वो मान जाते हैं और इराकी सोल्जर से बात करके उन सिविलियन को छोड़ देते हैं। सभी मासूम लोग वहां से जाते हुए उन तीनों आर्मी सोल्जर की तरफ देखते हैं और हाथ हिलाते हैं और उन्हें नम आंखों से अलविदा कहते हैं। अब एड्रियाना भी बहुत खुश थी ये देखकर, क्योंकि उससे भी एक न्यूज मिल गई थी। लेकिन सार्जेंट कहते हैं कि आप तीनों को आर्मी से कोर्ट मार्शल किया जाएगा इस हरकत की वजह से, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें अच्छे से एक इज्जत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया और उसकी वजह थी मीडिया की पावर, जिसके आगे आर्मी भी हार गई क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। कहानी के आखिर में पता चलता है कि मेजर एक हॉलीवुड स्टंट एक्सपर्ट बन गए, वहीं दूसरी ओर बालो अब अपनी एक कारपेट शॉप चलाते हैं। कहानी के आखिर में पता चलता है कि इराक ने सारे गोल्ड कुवैत को लौटा दिए, लेकिन उनका कहना था कि अभी भी कुछ गोल्ड मिसिंग है, यानी कि मेजर ने कुछ थोड़े से हिस्से को कहीं और दफनाया होगा, जिसका मतलब है ये कहानी अभी बाकी है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।